हेलो फ्रेंड्स, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ में लास्ट वीडियो में हमने रेस्टोरेशन एज के कुछ फैक्ट्स देखे थे, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखा था, कैसे कॉमनवेल्थ पीरियड जो है ख़त्म होता है और दोबारा से मोनार्की रिस्टोर होती है, कैसे दो पॉलिटिकल पार्टी मर्ज होती हैं, विग एंड टोरी डिस्कस किया था हमने, प्लेग डिस्कस किया, ग्रेट फायर ऑफ लंदन डिस्कस किया, और जो भी फीचर्स थे, जो भी उस वक्त हो रहा था सोसाइटी में, जो भी चेंजेस आ रहे थे, हमने वो सब किया। कैसे लिटरेचर फिर से रिस्टोर हुआ, थिएटर ओपन हुए और थोड़े बहुत लिटरेरी फीचर्स भी देखे थे। तो आज की इस वीडियो में जो भी है, हम रेस्टोरेशन एज को सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और ये वीडियो फ्रेंड्स थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। लिटरेचर की बात करें अगर रेस्टोरेशन एज में, तो सबसे बड़ा नाम जो है वो जॉन ड्राइडन का आता है, जिनका ड्यूरेशन 1631 से 1700 रहा है। रेस्टोरेशन एज को नाम ही एज ऑफ जॉन ड्राइडन के नाम से ही इसको जाना जाता है। तो ये एक प्ले राइट, पोएट, क्रिटिक, ट्रांसलेटर, ये सब थे। इन्होंने कोई भी ऐसा जॉनर नहीं था जिसमें इन्होंने वर्क ना किया हो। इनको फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म भी बोला जाता है। और फ्रेंड्स, अगर बात करें फादर ऑफ न्यू इंग्लिश क्रिटिसिज्म की, तो वहाँ पे आइए रिचर्ड का नाम आता है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। और साथ ही साथ जॉन ड्राइडन ही जो थे वो पहले फर्स्ट पोएट laureate बने थे, और ड्यूरेशन इनका 1668 से 1688 रहा था। तो फर्स्ट पोएट laureate ऑफ इंग्लैंड कौन थे? जॉन ड्राइडन। आइए अब हम इनके इम्पोर्टेंट जो भी वर्क्स हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है जो कि 1659 में आया था, हीरोइक स्टैंजाज ऑन द डेथ ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो जॉन ड्राइडन होते हैं बहुत ही पॉलिटिकल पर्सन होते हैं, ठीक है। जो भी पावर में आता है ये उसी के अकॉर्डिंग जो है चेंज हो जाते हैं, इनका ओपिनियन इनके वर्क में देखने को मिलता है। तो ये इन्होंने जो है यूलॉजी लिखा था क्रोमवेल के डेथ के ऊपर। ओलिवर क्रॉमवेल जो हमने डिस्कस किया था एक प्यूरिटन होते हैं, कॉमनवेल्थ एज को इन्होंने ही लीड किया, पार्लियामेंटेरियन होते हैं। तो इनकी डेथ के बाद जो है ये जॉन ड्राइडन ये यूलॉजी लिखते हैं, और इसमें जो ये सेलिब्रेट करते हैं ओलिवर क्रॉमवेल्स की जो भी अचीवमेंट होती है। नेक्स्ट वर्क की बात करें तो वह 1660 में आई थी इनकी एस्ट्रिया रिडक्स, जिसमें इन्होंने रेस्टोरेशन एज की बात करी है। और इसमें देखो, पहले तो इन्होंने पहले वाले वर्क में इन्होंने क्रॉमवेल को सेलिब्रेट किया है, ओलिवर क्रॉमवेल को, जो कि एक पार्लियामेंट से थे, ठीक है। और जैसे ही मोनार्की रिस्टोर हुई, चार्ल्स सेकंड पावर में आए, तो इन्होंने उनके लिए वर्क लिखा है एस्ट्रिया रिडक्स। और चार्ल्स सेकंड को इन्होंने एज अ रिस्टोरर ऑफ फेथ, ऑर्डर एंड पीस शो किया है। तो ये जो है ये फॉर्मल पब्लिक स्पीच थी, इसको रॉयलिस्ट पेनेजरी भी बोल सकते हैं। फिर इनका नेक्स्ट वर्क आया 1616 में, जो था टू हिज सेक्रेड मेजेस्टी। ये भी एक पेनेजरी है जो कि इन्होंने चार्ल्स सेकंड के कॉरोनेशन पे लिखी थी। फिर 1662 में आया टू माई लॉर्ड चांसलर प्रेजेंटेड ऑन न्यू ईयर डे। ये भी एक पेनेजरी थी और ये न्यू ईयर को प्रेजेंट हुई थी। तो ये जो जितने भी इम्पोर्टेंट वर्क है ना, इनको हमें ध्यान से देखते हुए चलना है, ठीक है। और साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि कैसे इनके ओपिनियन और पॉलिटिक्स में इनकी जो राय है, व्यूज़ हैं, वो कैसे चेंज हो रहे हैं। पहले ये पार्लियामेंट को सपोर्ट करते हैं, ओलिवर क्रॉमवेल को सपोर्ट करते हैं, और जैसे ही क्रॉमवेल की डेथ हो जाती है और दोबारा से मोनार्की आती है, ये मोनार्की के फेवर में चले जाते हैं। 1660 में थिएटर भी दोबारा से ओपन हो जाते हैं, और उस वक्त जो है मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि अब प्रोफेशनल वे में थिएटर को लिया जाने लगा, ड्रामा को हम एज अ प्रोफेशन भी चूज़ कर सकते थे। तो ड्राइडन जो है, अब उनके हम ड्रामास डिस्कस करते हैं। तो इनका फर्स्ट प्ले जो था 1663 में आया था, द वाइल्ड गैलेंट। ये एक रेस्टोरेशन कॉमेडी है और ड्राइडन का फर्स्ट प्ले है। नेक्स्ट इनकी बात करें ड्रामा की, तो वो 1664 में आया था, द इंडियन क्वीन आ ट्रेजिडी। ये एक ट्रेजिडी थी, और इसकी जो सेटिंग है वो पेरू एंड मेक्सिको है। फ्रेंड्स, ये जो है इनका एक कोलैबोरेशन वर्क था रॉबर्ट हॉवर्ड के साथ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान ये देना है कि ये द इंडियन क्वीन से हमें कंफ्यूज नहीं होना है। इस वर्क का इंडिया से कोई भी रिलेशन नहीं है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि जॉन ड्राइडन के कौन से वर्क में हमें इंडिया से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो हमारा ये ऑप्शन नहीं है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी वो कौन सा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट इनके ड्रामा की बात करी जाए तो वो 1665 में आया था, द इंडियन एम्परर और
द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मेक्सिको बाय द स्पेनियार्ड्स बीइंग द सीक्वल ऑफ द इंडियन क्वीन। ये इंडियन क्वीन का ही सीक्वल था, इसका भी कोई रिलेशन नहीं है हमारी कंट्री इंडिया से। ये जो है डील करता है स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट से और ये एक हीरोइक ड्रामा है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वर्क है इनका 1667 में आया था, सीक्रेट लव और द मेडन क्वीन। ये ट्रेजिक कॉमेडी है। नेक्स्ट वर्क इनका 1667 में ही आया, सर मार्टिन मारआल और द फेन इनोसेंस। ये एक कॉमेडी था। नेक्स्ट वर्क इनका इसी सेम ईयर में आया है, द टेम्पेस्ट और द एन्चांटेड आइसलैंड। ये एक कॉमेडी था। नेक्स्ट वर्क इनका आया 1667 में, तो 1667 में आया था इनका एनिस मिराबिलिस, लेकिन ये ड्रामा नहीं था। जैसे अभी हम इनका ड्रामे डिस्कस कर रहे थे ना, इनका ड्रामास कौन से थे, प्लेज डिस्कस कर रहे थे, लेकिन ये एक पोयम है। तो ये पोयम इन्होंने लिखी क्योंकि उस वक्त 1666 में, अगर आपको याद होगा, हमने डिस्कस किया था क्या क्या हुआ था। प्लेग आ गया था और ग्रेट फायर ऑफ लंदन जो थी हमें देखने को मिला था। तो इसके कारण जो है दोबारा से थिएटर वगैरह बंद हो गए थे। तो ड्राइडन जो है वो फिर से पोएम्स वगैरह पे लौट आए थे, दोबारा से वो पोएम्स वगैरह लिखने लगे थे। तो इन्होंने लिखा था एनिस मिराबिल्स। ये एक पोएम है सेलिब्रेशन के बारे में। एनिस मिराबिल्स का मतलब क्या होता है, वंडरफुल और मिराकुलस ईयर। तो इस पोएम में इन्होंने जो है ग्रेट फायर ऑफ लंदन डिस्कस किया है। ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम्स में आ जाता है कि जॉन ड्राइडन के कौन से वर्क में हमें ग्रेट फायर ऑफ लंदन जो है वो मेंशन किया हुआ दिखता है, तो वो है एनिस मिराबिलिस। तो ये जो है एक, हालांकि उस वक्त जो है बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, वहाँ पे प्लेग आ गया, ग्रेट फायर ऑफ लंदन देखने को मिली, बट इन सब के बाद भी ये एक पोएम ऑफ सेलिब्रेशन है, क्योंकि ये जो है इसमें रिकवरी की बात करते हैं इतने चीज़ें होने के बाद भी, कि कैसे जो है लंदन दोबारा से रीबिल्ड किया। और ये इसलिए जो है चार्ल्स सेकंड को अप्रिशिएट करते हैं। फिर 1668 में हमें देखने को मिलता है इनका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, अ एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी। सॉरी फ्रेंड्स, ये एन आएगा यहाँ पे, एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी। इसमें इन्होंने क्या किया था, ड्रामा को डिफेंड किया था। ड्रामा को पहले ड्रामेटिक पोएसी भी बोला जाता था, तो इसमें इन्होंने ड्रामा को डिफेंड किया है। ड्रामा को बोला है कि ये भी एक फॉर्म ऑफ पोएट्री ही है, तो ये भी इतनी ही लेजिटिमेट है जितनी पोएट्री होती है। और फिर इन्होंने इंग्लिश ड्रामा को कंपेयर किया है रोमन, फ्रेंच और एशियंट ग्रीक जो भी ड्रामा थे उन सब से, और बोला है कि इंग्लिश ड्रामा जो है इन सब से बेटर है। और इन्होंने 4 मेन करेक्टर्स जो है इसमें देखने को मिलते हैं हमें एन एस ऑफ ड्रामेटिक पोएसी में, एक डायलॉग के फॉर्म में। तो वह है क्राइटेस, निएंडर, लिसेडियस और यूजेनियंस। नेक्स्ट वर्क इनका 1668 में देखने को मिलता है ड्रामा फिर से, एन इवनिंग्स लव और द मोक एस्ट्रोलॉजर ट्राइनिक लव ट्रेजिडी। ये एक ड्रामा है और ट्रेजिडी है। नेक्स्ट इनका वर्क 1669 में देखने को मिलता है, अल्मोंजो और अल्माहाइड और द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा। ये एक ट्रेजिडी है जो कि 2 पार्ट्स में आई थी और ये डील करती है स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क है इनका मैरिज आ ला मोड, जो कि एक कॉमेडी है, हीरोइक कपलेट में लिखी गई है, प्रोज है, ब्लैंक वर्स है। नेक्स्ट है 1674 में आया था इनका द मिस्टेकन हस्बैंड। फिर 1674 में ही आया द स्टेट ऑफ इनोसेंस। और फिर 1676 में आया इनका वर्क औरंगजेब आ ट्रेजिडी। तो ये वो वर्क है जिसमें इन्होंने एक्चुअल में इंडिया के एम्परर की बात करी है। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है कि ऐसा जॉन ड्राइडन का कौन सा वर्क है जिसमें इंडियन एम्पायर का जिक्र हुआ है, तो वो है औरंगजेब और ट्रेजिडी। ये जो है मुगल एम्पायर जो थे, हमारे एम्परर थे, इसमें इन्होंने उनका डिस्कशन किया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है इनका ऑल फॉर लव और द वर्ल्ड वेल लॉस्ट। ये एक ट्रेजिडी है और ये इनका ओनली प्ले है जो कि ब्लैंक वर्स में है, क्योंकि बाकी जो भी इनके प्लेज हैं वो सारे हीरोइक कपलेट में हैं, क्योंकि हीरोइक कपलेट में लिखते थे। और ये जो है ये बेस्ड है, या फिर हम कह सकते हैं कि इमिटेशन है शेक्सपियर के एंटनी एंड क्लियोपात्रा के। फ्रेंड्स, जॉन ड्राइडन जो है वो अपने सटायर्स के लिए बहुत जाने जाते थे, बहुत फेमस थे। तो इनके 3 जो सटायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। उनमें से एक है एब्सलम एंड अचिटोफल। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, जो कि 1681 में आया था। ये इनका बेस्ट पॉलिटिकल सटायर माना जाता है। ये बिब्लिकल है और एलिगोरिकल है। इसमें जो भी इन्होंने करेक्टर्स लिए हैं, नाम दिए हैं, वो किसी और को एक्चुअल लाइफ में रिप्रेजेंट करते हैं, कंटेम्प्रेरी लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें इस वर्क में जो है
हमें रिबेलियन देखने को मिलता है एब्सलम का, किसके अगेंस्ट? डेविड। डेविड कौन है? किंग है। ठीक है, ये सारे जो है कंटेम्प्रेरी पीपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे, आइए डिस्कस करते हैं। तो डेविड जो है वो किंग चार्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। किंग चार्ल्स जो सेकंड होते हैं ना, इनके बहुत सारे इलेजिटिमेट सन होते हैं, आई थिंक 17 होते हैं। तो पावर और पोजीशन के लिए उनके बीच जो है हमें देखने को मिलती है स्ट्रगल। और एब्सलम कौन है? एब्सलम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं इलेजिटिमेट सन ऑफ चार्ल्स सेकंड, और ये ड्यूक हैं मनमाउथ के। फिर एचिटोफिल कौन है? एचिटोफिल जो है वो अर्ल ऑफ शेफ्ट्सबरी के होते हैं, एंटी कैथोलिक होते हैं, विग पार्टी जो होती है उसके लीडर होते हैं, और ये अर्लियर एडवाइज़र भी होते हैं डेविड के। तो ये जो है ना, ये ब्रेन वॉश करते हैं एब्सलम का, और उनको बोलते हैं कि उनको जो है अपने फादर की थ्रोन जो है सेज करनी चाहिए, और ये कम्प्लीटली ब्रेन वॉश कर देते हैं एब्सलम का। और अगर क्वेश्चन आता है कि जॉन ड्राइडन के कौन से वर्क में हमें पॉपिश प्लॉट देखने को मिलता है, तो वो भी एब्सलम एंड एचिटोफिल ही है। अदर इनके बेस्ट सिटायर्स की बात करें तो वो है 1682 में आया था मैकफ्लेक्नो और द स्टे अपॉन द ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट पोएट टी.एस। तो कई बार क्वेश्चन आता है ये टी.एस किसके लिए है, तो वह है थॉमस शेडविल, जो कि इनके कंटेम्प्रेरी थे और ये इनके अगेंस्ट में बोलते थे हमेशा। तो ये एक मॉक हीरोइक सिटायर था। वन ऑफ हिज बेस्ट 3 सिटायर्स में से एक ये भी है, एक एचिटोफिल वाला भी हमने किया। और नेक्स्ट है 1682 में ही आया था द मेडल। ये प्रीफेज है, और इसका प्रीफेज जो है इसमें एपिस्टल टू विक्स करके इन्होंने लिखा था, और ये भी एक सटायर है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क की बात करें तो वो 1683 में आया था रिलीजियो लेसी और लेमेंस फेथ। फिर 1685 में आता है इनका थ्रेनोडिया अगस्टलीज। ये क्या था? एक फ्यूनरल पिंडेरिक पोयम थी, सेक्रेड टू द हैप्पी मेमोरी ऑफ चार्ल्स सेकेंड। ये इसका सबटाइटल है, कई बार सबटाइटल भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग ध्यान से देख लेना। ये एक मॉर्निंग पोयम है ऑन द डेथ ऑफ चार्ल्स सेकेंड। चार्ल्स सेकेंड की डेथ पे इन्होंने एक मॉर्निंग पोयम लिखी थी जिसमें इन्होंने दुख जताया था। फ्रेंड्स, जॉन ड्राइडन को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये एज ही उन्हीं के नाम पे रखी गई है। अब जो है हम बाकी इंपॉर्टेंट राइटर्स जो भी थे रेस्टोरेशन एज के, हम उनके इंपॉर्टेंट वर्क देख लेते हैं। तो जॉन ड्राइडन के बाद सबसे बड़ा नाम आता है विलियम कॉन्ग्रीव का। इनका ड्यूरेशन 1670 से 1729 रहा है। इंग्लिश प्ले राइट हैं, पोएट हैं, और ये स्पेशली जाने जाते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए। कई बार क्वेश्चन आता है कॉमेडी ऑफ मैनर्स एंड ह्यूमर्स के बीच में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो विलियम कॉन्ग्रीव को कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए जाना जाता है, और कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए जो है बेन जॉनसन्स को जाना जाता है, और ये मेंबर थे किटकैट क्लब के। इनके वर्क्स डिस्कस कर ले हम। द ओल्ड बैचलर 1693 में आई थी, द डबल डीलर 1694, लव फॉर लव 1695, द मॉर्निंग ब्राइड 1697, द वे ऑफ द वर्ल्ड इनका बहुत ही फेमस वर्क है, इंपॉर्टेंट है, जो कि 1700 में आया था। और इनकॉग्निटा ये इनकी ओनली नॉवल है, अदरवाइज बाकी सारे जो हैं इनके प्लेस हैं। इनकॉग्निटा जिसका सबटाइटल है लव एंड ड्यूटी रिकाउंसिल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑथर की बात करें तो वो है एफ्रा बैन, जिनका ड्यूरेशन 1640 से 1689 रहा है। शी इज़ रिगार्डेड एज फर्स्ट इंग्लिश प्रोफेशनल विमेन राइटर्स। उस एज में अगर देखा जाए तो प्रोफेशनल विमेन राइटर में सबसे पहला नाम एफ्रा बैन का ही लिया जाता है। इनके वर्क्स को डिस्कस करें अगर तो है रोंको, जो कि 1688 में आया था। फिर है द फोर्स्ड मैरिज, द अमोरस प्रिंस, द डच लवर, एबडेल्जर, द रोवर। रोवर इनका ये फेमस वर्क है। पार्ट 1 एंड 2 द बेनिस्ड कैवेलियर्स। फिर नेक्स्ट वर्क है इनका द राउंड हेड्स, और द एम्परर ऑफ द मून। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइटर हैं हमारे रेस्टोरेशन एज के जॉन बर्नियन, जिनका ड्यूरेशन 1628 से 1688 रहा है। इंग्लिश राइटर एंड प्रीचर हैं, बेस्ट रिमेंबर एज द ऑथर ऑफ द रिलीजियस एलिगरी द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। ये अपने मोस्ट फेमस वर्क इनका जो है द पिलग्रिम प्रोग्रेस, इसके लिए जाने जाते हैं। इनके वर्क्स की बात करें तो द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस पार्ट 1 1678 में आया था। नेक्स्ट है लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन, जो कि 1680 में आया था। द होली वॉर 1682 में आया था। द पिलग्रिम्स प्रोसेस का पार्ट 2 1684 में आया था। और फ्रेंड्स ये जेल भी गए थे, तो इन्होंने वहाँ पे भी वर्क लिखे थे।
उसको डिस्कस कर लेते हैं हम। प्रॉफिटेबल मेडिटेशन 1661 में आया था, जो कि इनकी फर्स्ट प्रिजन बुक है। नेक्स्ट वर्क है इनका ग्रेस अबाउंडिंग टू द चीफ ऑफ सिनर्स 1666 में आया था। और द होली सिटी 1682 में आया था, ये भी इनकी प्रिजन बुक है। ये लास्ट की जो तीनों है ना, प्रॉफिटेबल, मेडिटेशन, ग्रेस अबाउंडिंग और द होली सिटी, ये तीनों इनके प्रिजन वर्क हैं। नेक्स्ट राइटर हैं जॉर्ज एथरिज, जिनका ड्यूरेशन 1636 से 1691 रहा है। इनके वर्क्स की बात करें फेमस, तो है द कॉमिकल रिवेंज और द लव इन अ टब, शी वुड इफ़ शी कुड, ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। अगर रेस्टोरेशन कॉमेडी में फेमस वर्क की बात करी जाए तो उसमें एक ये भी आएगा, शी वुड इफ़ शी कुड। नेक्स्ट वर्क है इनका द मैन ऑफ मोड और सर फॉपलिंग फ्लटर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइटर हैं जॉन वैन ब्रॉक, जिनका ड्यूरेशन 1664 से 1726 रहा है। इनके इंपॉर्टेंट वर्क है द प्रोवोक्ड वाइफ 1697 में आया था और द रिलैप, जो कि 1696 में आया था। सैमुअल पेप्सी बहुत फेमस हुए थे उस वक्त, 1663 से 1703 इनका ड्यूरेशन रहा है। और इनको जो है डायरी राइटिंग के लिए बहुत जाना जाता है, तो ये एक फेमस डायरिस्ट थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइटर की बात करें तो वो है सैमुअल बटलर, जिनका ड्यूरेशन 1613 से 1680 रहा है। और इनका बहुत ही फेमस वर्क उस दौरान आया था ह्यूडिब्रास, जो कि 3 बार में पब्लिश हुआ था, 1663, 4 और 78। ये एक मोक हीरोइक नरेटिव पोएम है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के रेस्टोरेशन एज के फेमस ड्रामेटिस्ट राइटर्स, जिसको हमने आज बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया है इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, नोट्स समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।